नमस्ते छात्र मित्रों, मैं हूँ जावरे सर, कालभैरवनाथ विद्यालय खड़की। आज हम क्रिया, व्याकरण, क्रिया, उसमें सहायक क्रिया, प्रयाणार्थक क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन क्रियाओं के बारे में हम देखने जा रहे हैं। क्रिया मतलब वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वैसे शब्द या पद जिसे किसी कार्य के होने का या किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। वैसे शब्द या पद जिससे किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, राधा नाच रही है। आप बाद में झूम करके लिख सकते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। यहां राधा नाच रही है, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बच्चा दूध पी रहा है। तीसरा उदाहरण है मुकेश कॉलेज जा रहा है। मुकेश कॉलेज जा रहा है। उदाहरण फिर से देखो, राधा नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, मुकेश कॉलेज जा रहा है। इनमें नाच रही है, जा रहा है से कार्य करने का पता चलता है। यह आखिर में क्रिया है। नाच रही है, दूध पी रहा है, कॉलेज जा रहा है, यह क्रिया है और इससे कार्य का पता चलता है, इसलिए यह शब्द क्रिया कहलाते हैं। आपके समझ में आया होगा क्रिया किसे कहते हैं, और क्रिया के उदाहरण के साथ, 3 उदाहरण के साथ क्रिया किसे कहते हैं हमने देखा है। अब आगे देखो, धातु, रोट किसे कहते हैं? धातु आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन यह देखना जरूरी है। यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए, जैसे करेगा, कर रहा है, करता है, कर लेगा, कर चुका होगा, करना चाहिए, करो, करवाइए इत्यादि, तो इस सब में कर ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों के समान रूप से आ रहा है। इसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए, यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए, तो करेगा, कर रहा है, ये विभिन्न रूप है। करता है, कर लेगा, कर चुका, ये विभिन्न रूप है। ऐसे जो अंश है सभी क्रिया रूपों में समान रूप से आ रहा है, इसीलिए इसे धातु कहते हैं। यह हो गई धातु की परिभाषा। धातु के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? 1 सामान्य धातु और व्युत्पन्न धातु। धातु के 2 रूप होते हैं, सामान्य धातु और व्युत्पन्न धातु।
सामान्य धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातु मूल में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाला रूप सरल धातु या सामान्य धातु कहलाता है। सरल धातु या सामान्य धातु कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोना, रोना, पढ़ना, बैठना। फिर से देखिए, सामान्य धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातु मूल रूप में ना प्रत्यय लगाकर, मूल रूप में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाला रूप सरल धातु या सामान्य धातु कहलाता है। उदाहरण मैंने बताए हैं, सोना है, रोना है, पढ़ना है, बैठना है इत्यादि। यहां सामान्य धातु का पहला रूप हमने देखा है। दूसरा रूप है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाकर या अन्य किसी प्रकार से परिवर्तन कर जो धातुएं बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाकर अन्य किसी प्रकार से परिवर्तन कर जो धातुएं बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। आगे है व्युत्पन्न धातु और सामान्य धातु में फर्क, अंतर। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। सामान्य, व्युत्पन्न। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। कटना, कटाना, कटवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। करना, कराना, करवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। इस प्रकार नाम धातु किसे कहते हैं? नाम धातु व्युत्पन्न धातु, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। काट, पहले मैंने जो बताया उसमें और इसमें फर्क है। देखो, काट, काटना, कटवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। करना, कराना, करवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर अब हमने एक क्रिया देखी। क्रिया यहां सम्मिश्र धातु को देखे हैं, नाम धातु देखे, व्युत्पन्न धातु और सामान्य धातु में अंतर देखा। व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं यह देखा। सामान्य धातु किसे कहते हैं यह देखा। धातु के भेद देखे, धातु किसे कहते हैं देखा, और क्रिया कैसे होती है देखे। अब हमें यहां कर्म के आधार पर क्रिया के भेद परीक्षा में आते हैं। सामान्य तौर पर छठी कक्षा में से 9वीं कक्षा तक सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आती है। यहां कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। पहले हम देखेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। आकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े
जिन क्रियाओं का फल प्रभाव सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। फिर से देखो, अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रिया के उदाहरण इस प्रकार है। गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। व्याख्या फिर से देखो, जिन क्रियाओं का प्रभाव फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण, गौरव रोता है, रेंगता है, चलती है। यह उनके उदाहरण है। अगली क्रिया है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्रियाओं को कर्म का होना, इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। जैसे भंवरा फूलों का रस पीता है, भंवरा फूलों का रस पीता है। दूसरा, रमेश मिठाई खाता है। व्याख्या देखी जाए और उदाहरण देखी जाए तो आपके समझ में जरूर आएगा कि यह किस प्रकार यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। प्रयोग के दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं। एक, सामान्य क्रिया। हम आज सभी क्रिया इस लेक्चर में देखने वाले हैं, बहुत ही आसान है। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जहां एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। दूसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहां संयुक्त का अर्थ है जोड़ क्रिया। जहां 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे सविता पढ़ने लगी, 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, पढ़ने लगी, 2 क्रियाएं हैं। वह खा चुका, यह 2 क्रिया है। यहां 10वीं क्रिया को जो आगे आने वाली क्रिया है वह महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके पहले का क्रिया का जो रूप है हमने एक ज्यादा
स्पीड से देखा है तो भी आपके समझ में आया होगा। यहां संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, फिर से देखो, दो अथवा अधिक क्रिया, वह खा चुका ये दो क्रिया है, पढ़ने लगी ये दो क्रिया है। नाम धातु क्रिया अगली क्रिया है, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुठलाना। देखो फिर संज्ञा देखो, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद धातु नाम क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुठलाना इत्यादि। आगे महत्वपूर्ण एक अंक के लिए अब मूल मुद्दे पर आए हैं हम 10वीं कक्षा के। यह पिछला देखना जरूरी था क्योंकि हम सिर्फ प्रश्नार्थक क्रिया और सहायक क्रिया ही देखते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे क्रिया के रूप हम कभी नहीं देखते, इसलिए यह देखना जरूरी था। अब है प्रश्नार्थक क्रिया किसे कहते हैं, यह तो मैंने आपको पढ़ाया है, 8वीं कक्षा में पढ़ाया है, 9वीं कक्षा में पढ़ाया है, 10वीं कक्षा में भी पढ़ाऊंगा। ये कोरोना हटने पर आज आप सिर्फ ये देखो सुनो। जिस क्रिया से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहती है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह दूसरों किसी को काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे मैंने वैभव को कहा, भाई जरा वह व्हाट्सएप देखो और वो एडिट करके देखो, यानी कि मैं खुद कार्य नहीं करता, ये वैभव सेट करते हैं। जिस क्रिया से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहती है। और ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और एक प्रेरणा दान करता। प्रेरणा दान करने वाला, प्रदान करने वाला कर्ता। इस क्रिया में ये जोर लगाकर मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में एक अंक के लिए है ही, बहुत ही आसान है। प्रेरक करता और प्रेरणा प्रदान करने वाला, और दूसरा प्रेरित करता, प्रेरणा लेने वाला करता। जैसे मोहन राधा से पत्र लिखवाता है, मोहन प्रेरणा देने वाला है और प्रेरणा लेने वाली है राधा। इसमें वास्तव में पत्र तो राधा लिखती है, लेकिन उसको लिखाने की प्रेरणा देने वाला मोहन है। देखो है ना मजा। जैसे कि मां दूध पिलाती है, मां पिताजी से बच्चों को बोतल से दूध पिलाती है, और मां पिताजी से कहकर नौकरानी से बच्चों को बोतल से दूध पिलाती है। फर्क है ना। जैसे कि माली फूल तोड़ता है, माली यहां नहीं लिखा हुआ, मैं खुद बता रहा हूं अपने तरफ से उदाहरण। माली फूल तोड़ता है, माली मालिन से फूल तोड़ता है, माली मालिन से कहकर नौकर से फूल तोड़वाता है। इसमें जैसे कि इसमें लिखने की प्रेरणा देने वाला मोहन है, और अतः राधा पत्र लिखती है। लिखवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है,
और इस वाक्य में मोहन प्रेरक करता है और राधा प्रेरित करता है। चलो आगे। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? किसी क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखो, फिर बाद में फिर व्याख्या देखेंगे। मैं अभी खाकर उठा हूं, इसमें उठा हूं क्रिया से पूर्व खाकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। अभी मैं खाकर उठा हूं क्रिया से पहले खाकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह पूर्वकालिक क्रिया है। और पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर या करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। तो व्याख्या फिर से देखिए। किसी क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण हमने देखे हैं, इसमें खाकर ये क्रिया है और उठा हुई क्रिया है। चलो आगे देखें। अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, वह ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे भगत सिंह थे, वह है। ये क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं हैं। अब इन्हीं वाक्य को फिर से पढ़िए। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, वह बुद्धिमान है। पहले वाक्य उदाहरण हमने देखे, भगत सिंह थे, वह है। इसमें क्रिया तो है लेकिन वाक्य का अर्थ बोध नहीं होता। लेकिन अब भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, वह बुद्धिमान है। अब इन वाक्यों में क्रमशः स्वतंत्रता, सेनानी और बुद्धिमान शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आई है। वाक्य में ये शब्द डाले हैं, स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धिमान, तब इन वाक्यों में स्पष्टता आई है। और ये सभी शब्द पूरक है। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के और भी कुछ बाकी हैं, लेकिन एक ही पीरियड में इतना देखना जरूरी नहीं। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रिया के जो दो मुख्य भाग हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखें। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। हमने देखा है कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु के दो भेद होते हैं, सामान्य धातु और उत्पन्न धातु। सामान्य धातु किसे कहते हैं और उत्पन्न धातु किसे कहते हैं। उत्पन्न धातु और सामान्य धातु में अंतर हमने देखा है। नाम धातु किसे कहते हैं यह भी हमने देखा है। सम्मिश्र धातु किसे कहते हैं यह हमने देखा है।
और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, उसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य बनाने में, भेद पहचानने में भी आप प्रश्न को चाहते हैं, ये प्रश्न में आपको ये काम आएगा। यहां प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। इस प्रकार यह क्रिया के बारे में 20 पॉइंट हमने आज देखे हैं। तो छात्र मित्रों, आज के इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम और कुछ हिंदी के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते, धन्यवाद।